Hello student, in this lecture we are going to learn 2 points or 2 questions. Question number A, what is transfer of shares, and explain the conditions under which transfer of share can be refused. And second, we are going to learn what is transmission of shares. See, both of these topics are very important, that is transfer of shares and transmission of shares. So let's start with transfer of shares. See, transfer of shares means voluntary transfer of shares by a member of company in favor of another person. It means transfer of ownership of shares to, that is from shareholder to other person. So when one member, that is one shareholder, transfer his shares voluntarily to other person, then that process is called as a transfer of shares. It is nothing but transfer of ownership of shares from one shareholder to other person. So when one shareholder transfer the ownership of shares to other person, then this process is called as transfer of shares. ओके, म्हणजे जेव्हा एखादा मेंबर म्हणजे एखादा शेअर होल्डर आपले शेअर व्हॉल्युंटरीली म्हणजे स्वतःच्या इच्छेनुसार, व्हॉल्युंटरीली म्हणजे स्वतःच्या इच्छेनुसार आपले शेअर्स कोणत्या दुसऱ्या व्यक्तीला जेव्हा ट्रान्सफर करतो, देतो, तेव्हा त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. म्हणजे तो आपल्या शेअर्सचा मालकी हक्क सोडतो आणि ते शेअर्स दुसऱ्याला मालकी हक्काने देऊन टाकतो, त्याला म्हटलं जातं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ओके, तो कोई भी शेयर होल्डर जब अपने शेयर्स, जो शेयर्स उसके ओनरशिप के अंडर आते हैं, वो शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, उस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. आगे देखो, अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन, that is something in return, that for example money, or give it away as a gift. See, transfer of shares can be done either for consideration or can be done without consideration. म्हणजे जे ट्रान्सफर केलं जातं, समजा मी माझ्याकडचे जे शेअर्स आहेत मी ते दुसऱ्या व्यक्तीला देणार, मग ते देण्यामागे माझा उद्देश असेल की मला काहीतरी रिटर्न मध्ये मिळालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मला त्याचे पैसे मिळाले पाहिजे, त्याला म्हटलं जाईल ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स फॉर कन्सिडरेशन. ओके, पण समजा मी माझे शेअर्स माझ्या एका नातेवाईकाला दिले, ते फ्री मध्ये दिले, मी सांगितलं हे शेअर्स आता हे तुझ्या नावाने केले, त्या म्हणजे मी त्याला गिफ्ट दिले, म्हणजे या ठिकाणी मला रिटर्न मध्ये काय मिळणार आहे का? काही नाही. याला म्हटलं जाईल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन. ओके, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विथ कंसिडरेशन भी हो सकता है या विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है. कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी रिटर्न में मिलना. मतलब अगर मैं मेरे शेयर्स किसी पर्सन को बेचता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? पैसा. मतलब मुझे मेरे से शेयर्स गए लेकिन मुझे क्या मिला? पैसा, मुझे कंसिडरेशन मिला, तब कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन. वही ऐसे ही शेयर्स अगर मैंने किसी मेरे रिलेटिव को दे दिए एज अ गिफ्ट, उसका बर्थडे था, मैंने उसको गिफ्ट करके वो शेयर्स दे दिए, उसके नाम कर दिए, मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे मुझे कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तब कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन. ओके, सो ट्रांसफर may be done for consideration or transfer may be done without consideration. ओके, म्हणजे ट्रान्सफर हे कन्सिडरेशन साठी पण केलं जाऊ शकतं किंवा विदाउट कन्सिडरेशन देखील होऊ शकतं. Every member has a right to transfer their shares.
and every shareholder, every member has right to transfer their shares. So shareholder can transfer their shares at any time. मतलब शेयर होल्डर को जब भी लगेगा वो अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है, वॉल्यूंटरी होती है, मतलब उसकी खुद की इच्छा होती है और इसीलिए वो अपने शेयर शायद पैसे के लिए ट्रांसफर कर सकता है या विदाउट एनी कंसिडरेशन वो ट्रांसफर कर सकता है. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज shares are freely transferable subject to the provision of the article of association. If you hold the shares of public company, then that type of shares are freely transferable. It means you can sell that shares, you can transfer that shares at any time to any person. Subject to some rules and provisions given in article of association of the company. तो आपको फॉलो करना पडेगा. हा लक्षात. म्हणजे तुमच्याकडे समजा पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे शेअर्स असतील तर ते शेअर्स हे फ्रीली ट्रान्सफरेबल असतात. आता फ्रीली ट्रान्सफरेबल म्हणजे काय की ते शेअर्स तुम्ही कधीही कोणत्याही व्यक्तीला विकू शकतात, म्हणून त्याला म्हटलं जातं फ्रीली ट्रान्सफरेबल. वो शेअर्स आप जब चाहे तब किसी भी पर्सन को, इंडियन पर्सन को आप बेच सकते हो, इसीलिए उन शेयर्स को कहा जाएगा फ्रीली ट्रांसफरेबल. हाँ, लेकिन वो बेचते समय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है उसके जो प्रोविजन है, उसके जो रूल्स है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी there are restriction on free transfer of share, that is shares are not freely transferable. But in the case of private companies, the shares of private companies are not freely transferable because there are some restrictions on the transfer of shares. म्हणजे जर तुमच्याकडे प्रायव्हेट कंपनीचे शेअर्स असतील तर ते फ्रीली ट्रान्सफरेबल नसतात, त्याच्यावर काही रिस्ट्रिक्शन्स असतात, बंधन असते. म्हणजे पाहिजे तेवढे, पाहिजे तेव्हा, पाहिजे त्याला अपन शेयर ट्रांसफर करू शकत नहीं. ओके, जैसे हम पब्लिक कंपनी के शेयर किसी को भी बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर है तो हम किसी को भी आज मन में आया चलो इस पर्सन को दे देते, नहीं चलेगा. प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, वो पहले कंपनी का परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसीजर रहेगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, और इसीलिए कहा जाएगा द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल वेयर एज शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. A member has to apply to the company for transfer of shares by filling the instrument of transfer and submit the share certificate along with the required transfer fees. It means if member want to transfer his shares to other person, then he need to make application to the company along with share certificate and he also need to pay some transfer fees. म्हणजे जर तुम्हाला तुमचे शेअर विकायचे असतील तर तुम्हाला कंपनीकडे अप्लिकेशन करावं लागतं आणि ते अप्लिकेशन करताना तुमच्याकडचं जे शेअर सर्टिफिकेट आहे ते देखील तुम्हाला जमा करावं लागतं. यू हॅव टू सबमिट युअर शेअर सर्टिफिकेट टू कंपनी. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जी ट्रांसफर फीस असते ती देखील काय करावी लागते, पेड करावी लागते. ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर किसी मेंबर को, किसी शेयर होल्डर को अपने शेयर बेचने हैं, अपने शेयर अगर ट्रांसफर करने हैं, किसी को गिफ्ट देने हैं, तो उस मेंबर को पहले कंपनी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा. एप्लीकेशन के साथ वो मेंबर उसके पास जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करके एप्लीकेशन करेगा और जो भी कंपनी का ट्रांसफर फीस है वो उसको पेड करना पड़ेगा. मेंबर who is transferring the share is called as a transferor and to whom the shares are to be transferred is called as a transferee. See, member who is going to transfer his shares called as a transferor and the person who is going to buy the shares or purchase the shares called as a transferee.
म्हणजे जो व्यक्ती शेअर ट्रान्सफर करणार आहे, जो व्यक्ती शेअर विकणार आहे, त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफरर. आणि ज्या व्यक्तीला आपण शेअर ट्रान्सफर करणार, म्हणजे जो व्यक्ती शेअर विकत घेणार, त्या व्यक्तीला म्हटलं जाईल ट्रान्सफरी. A member can sell either part or entire shares held by him. Okay, so member has right to sell either part of the quantity of shares held by him or he may sell entire quantity of the shares. मेंबर के पास राइट रहेगा, अधिकार रहेगा कि कितने शेयर्स बेचने हैं. चाहे तो उसके पास जितने शेयर है उसमें से थोड़ा क्वांटिटी वो बेच सकता है. जैसे कि मेरे पास अगर 100 शेयर्स है, मुझे लगा कि 40 शेयर्स बेचने हैं, चलेगा, मैं 40 शेयर्स बेचूंगा, 60 मेरे पास ही रखूंगा. या मुझे लगा कि 100 के 100 शेयर मुझे बेचने हैं या ट्रांसफर करने हैं, तो मैं 100 के 100 शेयर भी ट्रान्सफर कर सकता हूं. हा लक्षात. म्हणजे तो मेंबरचा अधिकार असणार आहे, शेअर होल्डरचा अधिकार असणार आहे की आपण किती शेअर ट्रान्सफर करायचे. पूर्णच्या पूर्ण शेअर पण आपण ट्रान्सफर करू शकतो किंवा जेवढे शेअर्स आहेत त्याच्यामधले काही शेअर्स ठेवून बाकीचे शेअर्स आपण ट्रान्सफर करू शकतो. सी, transfer is said to be completed only when transfer is registered in the register of member. See, it is registered maintained by the company containing detailed record of all shareholders. Transfer is to be considered as a completed only when company enters the record of transferee in the register of member. म्हणजे ट्रान्सफर कधी कंप्लीट समजली जाते, जेव्हा कंपनी त्यांच्याकडे जे रजिस्टर ऑफ मेंबर असतं त्याच्यामध्ये ट्रान्सफरची एंट्री करते, डिटेल्स लिहिते, तेव्हा ट्रान्सफर काय समजलं जातं, कंप्लीट झालं असं समजलं जातं. रजिस्टर ऑफ मेंबर एक कंपनी के पास एक रजिस्टर रहता है, उसमें कंपनी उनके जितने भी शेयर होल्डर है उनका डिटेल रिकॉर्ड करती है. तो जब तक उस रजिस्टर में ट्रांसफरी का डिटेल रिकॉर्ड नहीं होता है तब तक ट्रांसफर इनकम्प्लीट माना जाएगा. जब कंपनी उस रजिस्टर में ट्रांसफरी का एंट्री करेगी तब ट्रांसफर क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा. अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन on the basis of delivery against payment. See, generally nowadays depository system is used for trading the shares. म्हणजे आता पेपरवरचे जे शेअर्स आहेत ती कोणतीच कंपनी आता इश्यू करत नाही. आता तुमचे जे शेअर्स असतात ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये असतात, म्हणजे डीमॅट अकाउंट मध्ये असतात. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला शेअर परचेस करायचे असेल, यू नीड डीमैट अकाउंट. इफ यू वांट टू सेल शेयर्स यू नीड डीमैट अकाउंट. मतलब शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं तो भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. मतलब आपकी जो शेयर्स है अभी वो पेपर फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे. और इसीलिए अभी वैसा सिस्टम नहीं है कि कंपनी को एप्लीकेशन करो, बराबर, बाद में कंपनी दूसरा सर्टिफिकेट देगी, ऐसा सिस्टम अभी चला गया. अभी मोबाइल फोन से एप्लीकेशन रहेगा, चाहे उतने शेयर परचेस करो चाहे उतने शेयर बेच दो. ट्रांसफर 1 सेकंड में या 1 मिनट में कंप्लीट. आपके अकाउंट में पैसा आ गया मतलब ट्रांसफर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ. हा लक्षात. म्हणजे आता मोबाईलवर केलं जातं किंवा कम्प्युटरवर केलं जातं, कारण की आता जे शेअर्स असतात ते डीमॅट अकाउंट मध्ये असतात. डिपॉझिटरी सिस्टम तुमचे शेअर्स ते सिक्युअर करून ठेवतात, होल्ड करून ठेवतात इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. त्यानंतर आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. ओके, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि एप्लीकेशन करना पड़ेगा या बाद में कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका एंट्री करेगा, अभी वो सिस्टम नहीं रहेगा. नेक्स्ट, once the shares are transferred the liability of the transferor ends. See, एक बार शेयर ट्रांसफर हो गए, मैंने मेरे शेयर्स किसी दूसरे के नाम कर दिए तो मेरा किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं रहेगा. मतलब फ्यूचर में अगर कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का लायबिलिटी आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं रहेगा. हा लक्षात. म्हणजे एकदा शेअर आपण ट्रान्सफर केले, दुसऱ्याला ओनरशिप आपली शेअरची दुसऱ्याला दिली,
का आपली जी लायबिलिटी असते कंपनीच्या बाबतीत ती आपली लायबिलिटी संपून जाते. Stamp duty has to be paid on transfer of share in physical form, that is paper form, but in demat form, that is electronic form, no stamp duty is payable. It means if you are transferring shares in paper form, then you need to pay stamp duty. But if you are transferring shares which are in electronic form, it means in demat account, then you need not require to pay any stamp duty. म्हणजे जर तुमचे जे शेअर्स असतील ते जुन्या प्रकारचे असतील, पेपर फॉर्म मधले असतील, फिजिकल फॉर्म मधले असतील आणि जर ते तुम्हाला ट्रान्सफर करायचे असतील, भले विदाउट कन्सिडरेशन करा, तुम्हाला त्याच्यामधनं काहीच कन्सिडरेशन मिळालं नाही तरी, गिफ्ट जरी दिले तरी तुम्हाला स्टैम्प ड्यूटी पेड करावी लागेल. याद रखो, अगर आप किसी को गिफ्ट भी शेयर देते हो और वो शेयर अगर पेपर फॉर्म वाले है, फिजिकल फॉर्म वाले है, तो आप बोलोगे मुझे किधर पैसा मिल रहा है. कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है तो भी स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा. हाँ लक्षात, हे लक्षात ठेवून द्या. और अगर आपके शेयर डीमैट अकाउंट में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो आपको स्टॅम्प ड्यूटी भरने की जरूरत नाही है. डीमॅट अकाउंट मध्ये शेअर्स असतील आणि जर ते आपण ट्रान्सफर केले तर स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याची गरज लागत नाही. सी व्हॉट इज स्टॅम्प ड्यूटी? As per Indian Stamp Act 1899, a tax is payable to the central government when transfer deed is executed. Deed means agreement. Stamp duty is 0.25% on the market value of the shares as on date of execution of the transfer. म्हणजे स्टॅम्प ड्यूटी हा एक प्रकारचा टॅक्स आहे कलेक्टेड बाय दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि तो किती लावला जातो? 0.25% ऑफ द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ दी शेअर्स. म्हणजे तुमच्या शेअरची जी मार्केट व्हॅल्यू आहे, ज्यावेळी तुम्ही शेअर्स विकणार त्यावेळी जी त्या दिवशी जी मार्केट व्हॅल्यू असेल त्याच्या 0.25% काय लावली जाईल? स्टॅम्प ड्यूटी लावली जाईल. ओके, तो जिस दिन आप शेयर्स बेचोगे उस दिन आपके शेयर का जितना भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाएगा और वो कितना लगाया जाएगा? 0.25%. मतलब अगर 100 रुपया अगर शेयर का वैल्यू है तो 25 पैसा स्टैम्प ड्यूटी लगेगा. इस हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा. और वो जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन याद रखना, स्टैम्प ड्यूटी पेपर फॉर्म वाले या फिजिकल फॉर्म वाले जो शेयर्स है उसके लिए लगेगा. डीमैट फॉर्म वाले अगर शेयर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले शेयर्स है तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगा नहीं. नेक्स्ट इज refusal to transfer of shares. See, company can refuse the transfer application of the transferor. refuse म्हणजे नाकारणे. कंपनी चाहे तो आपका जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर सकती है. रिफ्यूज करना मतलब रिजेक्ट करना, कंपनी को नहीं ट्रांसफर करने हैं, उसे बोला जाएगा रेफ्युजल. मग आता बघा कोणत्या केसमध्ये कंपनी म्हणजे रेफ्युजल काय असतं आणि कोणत्या केसमध्ये कंपनी तुमचे जे ट्रान्सफर ऑफ शेअर आहे ते रेफ्यूज करू शकते, रिजेक्ट करू शकते. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हॅव द ऑथॉरिटी to refuse the registration of transfer of shares. Okay, so only board of director have authority to refuse the registration of transfer of share. म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुमचं जे ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स आहे बरोबर ते रिजेक्ट करू शकते, रिफ्यूज करू शकते. A notice of refusal giving the reason for refusing transfer by the board of director is to be sent to the member within 30 days from the date on which the instrument of transfer was delivered to the company. मतलब अगर मुझे शेयर ट्रांसफर करने हैं तो मैं कंपनी को उस तरह का एक एप्लीकेशन करूंगा, उसे ही कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर एप्लीकेशन. तो मैंने कंपनी को शेयर ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन किया.
लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया तो जिस तारीख को मैंने एप्लीकेशन किया है, कंपनी में मेरा एप्लीकेशन जिस तारीख को डिलीवर हुआ है, पहुंच गया है, उस तारीख से लेके 30 दिन के अंदर मुझे क्यों रेफ्यूज किया गया उसका रीजन के साथ मुझे लेटर भेजना पडेगा। म्हणजे कंपनी मला लेटर पाठवणार की तुमचं जे एप्लीकेशन होतं ते आम्ही काय करतोय, रिजेक्ट करतोय। किती दिवसामध्ये लेटर पाठवावं लागेल, 30 दिवसामध्ये। म्हणजे मी त्यांना एप्लीकेशन केल्यापासून 30 दिवसामध्ये कंपनी मला लेटर पाठवेल की जर तुमचं जे एप्लीकेशन आहे ते तुम्ही आम्ही रिफ्यूज करतो, रिजेक्ट करतो। मग त्याच्यामध्ये रीजन लिहावा लागेल, उनको रीजन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों रिफ्यूज किया। सिर्फ ऐसा नहीं लिखेगी कंपनी कि आपका जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो हम रिजेक्ट करते हैं। कंपनी नीड टू मेंशन द रीजन व्हाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड्स टू रिजेक्ट योर ट्रांसफर एप्लीकेशन। ओके, the board may refuse registering the transfer under following condition। say transfer can be rejected under following condition: when the provision for transfer of share as given in the article of association is not fulfilled by member। see, every shareholder have right to transfer his shares to other person subject to provisions given in article of association। म्हणजे प्रत्येक शेअर होल्डरला अधिकार आहे त्याचे शेअर ट्रान्सफर करण्याचा, पण ते ट्रान्सफर करत असताना आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये ज्या काही अटी दिलेल्या, जे काही प्रोव्हिजन आहे, ज्या काही नियम आहे ते त्याला फॉलो करावे लागतात। आणि समजा ते प्रोव्हिजन त्याने फुलफिल केल्या नाही, फॉलो केल्या नाही, तर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुमचं जे ट्रान्सफर एप्लीकेशन आहे किंवा जे ट्रान्सफर आहे ते काय करू शकतं, रिफ्यूज करू शकतं, रिजेक्ट करू शकतं। ओके, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन दिए है, रूल्स दिए है, अगर वो फॉलो नहीं किए तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका ट्रांसफर रिजेक्ट कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। दैट इज वन रीजन। सेकंड, when the instrument of transfer, that is transfer application, is not as per the rules prescribed under the Companies Act। you have submitted instrument of transfer, that is transfer application, but your instrument of transfer is not as per given in the Companies Act। म्हणजे तुम्ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रान्सफर कंपनीला सबमिट केलं, म्हणजे ट्रान्सफर एप्लीकेशन सबमिट केलं, तो उस केस में मतलब अगर आप लोगों ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं दिया जो कंपनी एक्ट में कहा है, तो भी आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन क्या हो सकता है, रिफ्यूज हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। दैट इज सेकंड रीजन। थर्ड, when the instrument is not accompanied by the share certificate, it means when you want to transfer your shares to other person, at that time you need to submit instrument of transfer to the company along with share certificate। but shareholder or transferor fails to submit share certificate along with instrument of transfer, then company have right to refuse the transfer application। म्हणजे जेव्हा तुम्ही कंपनीला ट्रान्सफर साठी एप्लीकेशन करता, त्या एप्लीकेशन बरोबर शेअर सर्टिफिकेट पण जोडावं लागतं, आणि जर ते तुम्ही जोडलं नाही तर कंपनी तुमचं एप्लीकेशन रिफ्यूज करू शकते। आलं लक्षात? अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन किया लेकिन उस एप्लीकेशन के साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया, ऐसे केस में भी कंपनी आपका ट्रांसफर जो है वो रिफ्यूज कर सकती है। फोर्थ, when the company has a lien on the shares to be transferred, म्हणजे तुम्ही जे शेअर ट्रान्सफर करणार आहेत त्याच्यावर कंपनीच्या कोणत्या तरी प्रकारचं लीन असेल, मॉर्गेज असेल, तरी देखील तुम्ही तुमचे शेअर ट्रांसफर करू शकत नाही। मतलब जो शेयर आप ट्रांसफर करने वाले हैं उस शेयर के ऊपर अगर कंपनी का किसी भी तरह का लीन रहेगा, मतलब जो मॉर्गेज रहता है वो रहेगा, तो आप आपके कंपनी के शेयर जो भी शेयर से वो ट्रांसफर नहीं कर सकते।
A member may appeal to the NCLT, that is National Company Law Tribunal, against the refusal by the board within period of 30 days from the date of receipt of refusal notice. मतलब अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज किया और उस तरह का नोटिस कंपनी आपको 30 दिन के अंदर भेजेगी। जिस दिन आपको नोटिस मिला उस दिन से 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। बराबर, कहाँ पे अपील करोगे? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं कि मेरा रिफ्यूजल क्यों किया गया, क्योंकि अगर मैंने सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया है तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्यों रिफ्यूज किया, इस तरह का अपील आप NCLT में कर सकते हैं। कब कर सकते हो? जिस दिन कंपनी से आपको रिफ्यूजल का लेटर मिलेगा उस दिन से लेके 30 दिन तक। आलं लक्षात? म्हणजे कंपनी तुम्हाला लेटर पाठवणार की तुमचे एप्लीकेशन आम्ही रिफ्यूज केलंय, ते लेटर मिळाल्यापासून 30 दिवसामध्ये तुम्ही NCLT कडे एप्लीकेशन किंवा अपील करू शकता। कशाच्या विरोधात अपील? की तुमचं जे एप्लीकेशन आहे ते रिफ्यूज केलंय त्याच्या विरुद्ध तुम्ही अपील करू शकता। If no notice is received, the member can appeal within 60 days in the case of private company and within 90 days in the case of public company. और अगर कंपनी ने किसी भी तरह का नोटिस आपको भेजा नहीं है, बराबर, ऐसे केस में अगर आपकी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है तो 60 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 90 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हैं। आलं लक्षात? म्हणजे कंपनीने कोणत्याच प्रकारचं लेटर, रेफ्युजलचं लेटर तुम्हाला पाठवलं नसेल तर, जर तुमची प्रायव्हेट कंपनी असेल तर 60 दिवसामध्ये तुम्ही NCLT कडे अपील करू शकता, आणि जर तुमची पब्लिक कंपनी असेल तर तुम्ही 90 डेज मध्ये NCLT मध्ये अपील करू शकता। Here are two concepts related to transfer. One is blank transfer and other is forced transfer. First, see blank transfer. When a member signs the instrument of transfer without filling in the name of the transferee and hands it over to the transferee along with the share certificate, it is called as a blank transfer. म्हणजे समजा मला माझे शेअर ट्रान्सफर करायचे आहेत, मग मी काय करणार? एक इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ट्रान्सफर घेणार, म्हणजे ट्रान्सफर एप्लीकेशन घेणार, आणि त्या ट्रान्सफर एप्लीकेशन वर मी ट्रान्सफरीचं नाव नाही लिहिणार, म्हणजे मी कोणाला शेअर्स विकतोय त्याचं नाव लिहिणार नाही। मी काय करणार? त्या ट्रान्सफर एप्लीकेशनला शेअर सर्टिफिकेट अटॅच करणार, माझी सिग्नेचर करणार आणि ते ट्रान्सफर एप्लीकेशन ट्रान्सफरीला देणार। लेकिन याद रखना, उस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने मतलब ट्रांसफरर का नाम लिखा नहीं है, सॉरी ट्रांसफरी का नाम लिखा नहीं है। बराबर, सिर्फ ट्रांसफरर का नाम है, मतलब मेरा नाम है, लेकिन मैं जिसको बेच रहा हूं उसका नाम उसके ऊपर नहीं रहेगा। उस तरह का जो ट्रांसफर रहेगा उसे कहा जाएगा ब्लैंक ट्रांसफर। तो ब्लैंक ट्रांसफर में ट्रांसफरी का नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर नहीं लिखा जाता, तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ, उस एप्लीकेशन के साथ शेयर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, लेकिन फर्क इतना रहेगा, जिसको हम शेयर्स बेच रहे हैं या जिसको हम शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर्सन का मतलब ट्रांसफरी का नाम उसके ऊपर रहेगा नहीं। आलं लक्षात? म्हणजे ट्रांसफरीचं नाव त्या इंस्ट्रूमेंट वर लिहिलं जात नाही। Blank transfer enables easy purchase and sale of shares, as the blank transfer form can be sold any number of times. अभी फायदा क्या होता है ब्लैंक ट्रांसफर का? देखो, अगर मेरे पास 25 शेयर्स है और मुझे वो बेचने हैं, राहुल नाम के आदमी को बेचने हैं, तो मुझे पहले किसको बताना पड़ेगा? कंपनी को बताना पड़ेगा। और अगर मैं कंपनी को बताता हूँ, कंपनी लेटर लिखे कि उसमें 1 महीना चला जाएगा, और ऊपर से स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा 0.25% स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, क्योंकि मैं शेयर्स क्या करने वाला हूँ? बेचने वाला हूँ, ट्रांसफर करने वाला हूँ। बराबर, तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है,
और हमारा टाइम भी जाता है। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट राहुल को मैं मेरे शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी दे दूंगा सिग्नेचर करके, सिर्फ उसका नाम नहीं लिखा जाएगा उसमें। क्यों नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि राहुल को अगर कल लगा कि किसी और को बेचने हैं तो वो भी डायरेक्टली किसी और को बेच सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग टू दी कंपनी। कंपनी को बिना बताए वो डायरेक्टली किसी और को बेच सकता है, बराबर है। तो इस केस में परचेस और सेलिंग दोनों भी क्या हो जाता है, इजी। आलं लक्षात, म्हणजे कोणात नाव लिहिलं नाही म्हणजे काय होणार, ते शेअर सर्टिफिकेटवर नाव माझंच असेल, कारण की मी ते शेअर्स कंपनीकडनं घेतले होते, पण मी आता राहुलला विकले, बरोबर, पण आम्ही कंपनीला कळवलंच नाही. कंपनीला कळवलं तर डॉक्युमेंटेशन करावं लागेल, बरोबर, आणि स्टॅम्प ड्युटी पण भरावी लागेल, आणि त्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये भरपूर वेळ पण जातो, टाइम कंझ्युमिंग प्रोसेस असते, म्हणून मी काय करणार, ब्लैंक ट्रांसफर करना। ओके, तो इस तरह से ब्लैंक ट्रांसफर अगर किया तो परचेस और सेलिंग ऑफ शेयर्स क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और उसमें टाइम भी कम लगेगा। द इंटरमिजिएट बायर नीड नॉट पे स्टॅम्प ड्युटी, आणि फायदा काय होतो, स्टॅम्प ड्युटी पेड करण्याची गरज पडत नाही, कारण की आपण कंपनीला कळवतच नाही। माझ्याकडचं शेअर सर्टिफिकेट आणि एक इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ट्रान्सफर ज्याच्यावर ट्रान्सफरीचं नाव नाही असं मी ज्याला विकणार आहे म्हणजे ट्रान्सफरीला मी काय करून देऊन टाकतो, आम्ही कंपनीला कळवत नाही, म्हणजे आपल्याला स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत नाही। अ होल्डर ऑफ ब्लँक ट्रान्सफर फॉर्म एन्जॉय ऑल राइट्स अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हैव, और जिसके पास वो ट्रांसफर एप्लीकेशन रहेगा, मैं जैसे मैंने राहुल को दे दिया, बराबर, लेकिन राहुल का नाम उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर नहीं है, उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर होने के कारण और उसके ऊपर मेरा सिग्नेचर होने के कारण उसको भी वो सब अधिकार मिलेंगे जो मुझे पहिले एज अ शेयर होल्डर मिलते थे। म्हणजे शेअर होल्डर म्हणून मला जे अधिकार होते तेच अधिकार आता राहुलला देखील मिळणार, कारण की त्याच्याकडे इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ट्रान्सफर आहे आणि त्याच्यावर माझी सिग्नेचर आहे। आलं लक्षात। सेकंड इज फोर्ज ट्रांसफर। फोर्ज मतलब डुप्लिकेट, फोर्जचा अर्थ काय होतो, डुप्लिकेट, बनावट। Forged transfer is where the signature of the transferor is forged. Company should not register such transfer of shares. Okay, मतलब forged transfer मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर ट्रांसफरर या ट्रांसफरी किसी का भी सिग्नेचर अगर डुप्लीकेट होता है, मतलब ऐसे ही, मतलब वो बंदा वहां पे है ही नहीं, फिर भी अगर उसने सिग्नेचर कर दिया, जैसे आप लोग करते हैं प्रोग्रेस कार्ड पे हम बोलते हैं कि पेरेंट का सिग्नेचर लेके आओ, आप ही सिग्नेचर करके लाते हो और बोलते हो कि पेरेंट ने सिग्नेचर किया, वो सिग्नेचर क्या होता है, फोर्ज सिग्नेचर, मतलब डुप्लिकेट सिग्नेचर। म्हणजे अशा प्रकारची जर सिग्नेचर केली असेल, बनावट सिग्नेचर केलं असेल, तर कंपनी तुमचे शेअर रजिस्टर करून घेणार नाही, म्हणजे तुमचं जे ट्रान्सफर आहे ते रिजेक्ट केलं जाईल। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेअर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेअर्स टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, that is the shares of members is automatically transferred to another person on the death, insolvency or insanity of a member. So in case of death of member, insolvency of member or insanity of member, the shares of such member, the ownership of shares of such members get transferred to other person automatically on the basis of operation of law, and this process is called as transmission of shares। म्हणजे ज्या शेअर होल्डर कडे शेअर्स आहेत, समजा त्याची डेथ झाली, तो इन्सॉल्वंट झाला, इन्सॉल्वंट म्हणजे इन्सॉल्वंट इज अ पोझिशन ॲट विच युअर असेट्स आर लेस अँड युअर लायबिलिटी इज मोर, म्हणजे तुमचे असेट्स कमी असतील आणि लायबिलिटी जास्त असेल, म्हणजे तुम्ही तुमची लायबिलिटी पेड करू शकत नाही, त्याला म्हटलं जातं इन्सॉल्वन्सी। ओके, उसे कहा जाएगा इंसॉल्वेंसी। तो अगर शेयर होल्डर जो है उसका डेथ हुआ, या अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ, या इंसानिटी मतलब पागल होना,
अगर ये तीन में से कुछ भी चीज अगर होती है तो उस शेयर होल्डर के जो शेयर्स है उसका ओनरशिप दूसरे पर्सन के नाम ट्रांसफर किया जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रान्समिशन ऑफ शेअर्स. आणि या ठिकाणी शेअर्स ऑटोमॅटिकली ट्रान्सफर केले जातात. बरोबर. या ठिकाणी ऑपरेशन ऑफ लॉ म्हणजे ऑटोमॅटिकली शेअर्स गेट ट्रान्सफर्ड ऑन द नेम ऑफ अदर पर्सन. Thus, transmission of share is a involuntary action. The transfer of share is a voluntary action, but transmission of share is a involuntary action. देखो ट्रांसफर क्या शेयर होल्डर अपने मर्जी से करता है, लेकिन ट्रांसमिशन उसकी मर्जी रहेगी या नहीं रहेगी वो बात ही नहीं है, ट्रांसमिशन करना ही पड़ता है क्योंकि वो तीन केस में होता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसानिटी. There is only one party that is legal here who initiate the process of transmission. और ट्रांसमिशन में एक ही पार्टी रहती है, वो रहता है उसका लीगल हेयर मतलब वारिस. म्हणजे ज्या व्यक्तीची डेथ झालंय, जो व्यक्ती इन्सॉल्वंट झालाय किंवा ज्या व्यक्तीला इन्सानिटी म्हणजे मॅड झालेला आहे, वेळा झालेला आहे, अशा व्यक्तीचा जो कोणी वारस असेल ती एकच पार्टी ह्या प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व असते आणि तीच पार्टी यासाठी इनिशिएटिव्ह घेते म्हणजे सुरुवात करते. Their legal heir or official receiver need not pay any consideration for the shares. Okay, see, in the case of transfer of shares, consideration may or may not be involved, but in case of transmission of shares, consideration never be involved. याद रखना, ट्रांसफर ऑफ शेयर में कंसिडरेशन हो सकता है या शायद नहीं भी हो सकता. अगर गिफ्ट दिए तो ट्रांसफर में कंसिडरेशन नहीं रहेगा, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कंसिडरेशन कभी भी रहेगा नहीं. मतलब इसमें सिर्फ शेयर्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है, उसके बदले में शेयर होल्डर को कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका तो डेथ हुआ है या इंसॉल्वेंट हुआ है या इंसानिटी है, इसीलिए उसको रिटर्न में कुछ भी मिलेगा नहीं. ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रान्समिशन. म्हणजे आधीच्या शेअर होल्डरची जी लायबिलिटी होती तीच लायबिलिटी, तेच अधिकार, बरोबर, तेच राईट्स सर्व कोणाला फॉरवर्ड होणार, न्यू जो पर्सन असेल ज्याच्या नावावर आपण शेअर्स करणार त्याला फॉरवर्ड होणार. देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर or pay stamp duty. In case of transmission of shares, there is no need to submit any instrument of transfer to the company, and also there is no need to pay stamp duty. म्हणजे ट्रान्समिशन ऑफ शेअर्स मध्ये इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ट्रान्सफर म्हणजे असं कोणतंही ऍप्लिकेशन कंपनीला देण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारची स्टॅम्प ड्युटी देखील भरावी लागत नाही. याद रखना, ट्रांसफर ऑफ शेयर में स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में स्टैम्प ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं, ना ही आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी जमा करने की या सबमिट करने की भी जरूरत नहीं. ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, मतलब शेयर होल्डर का डेथ हुआ, शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हुआ या इंसानिटी होती है, ऐसे केस में उसके शेयर्स, उसका जो भी वारिस रहेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसके नाम किए जाते हैं और उसी को कहा जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. सी, फॉलोइंग टेबल शोज टू whom the shares will be transferred in the case of transmission. In case of death of member, shares will be transferred to the legal heir of member. म्हणजे जर त्या शेअर होल्डरची डेथ झाली तर त्याचे शेअर्स कोणाला दिले जातील, लीगल हेयर म्हणजे त्याचा जो वारस असेल, म्हणजे ज्या शेअर होल्डरचा पत्नी, शेअर होल्डरची पत्नी असेल तर तिच्या नावावर केले जातील, मुलगा असेल तर त्याच्या नावावर केले जातील, मुलगी असेल तर तिच्या नावावर केले जातील, जो वारिस असेल, वारस असेल त्याच्या नावावर शेअर केले जातील. इंसानिटी, इन द केस ऑफ इंसानिटी मतलब अगर कोई शेयर होल्डर है वो पागल होता है और उस तरह का सर्टिफिकेट या प्रूव होता है तो उनके जो शेयर्स है वो उसके जो गार्डियन है, बराबर, उसको दिए जाएंगे. मतलब उसको
जो पर्सन उसको संभाल रहा है उस पर्सन के नाम उनके शेयर किए जाएंगे. एंड इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी टू ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोड. आणि जर इन्सॉल्वन्सी असेल तर त्याचे जे शेअर्स असतात ते कोणाच्या नावे केले जातील? ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय दी कोर्ट. इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी कोर्ट अपॉइंट्स वन ऑफिशियल रिसीवर और उसके नाम शेयर्स क्या किए जाएंगे? ट्रांसफर किए जाएंगे. ओके. इन द केस ऑफ डेथ शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू लीगल हेयर. इन द केस ऑफ इंसैनिटी shares will be transferred to guardian, and in the case of insolvency shares will be transferred to official receiver appointed by the court. Okay, so this is about transfer of shares and transmission of shares.